एक बार फिर से सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आते हैं एक महत्वपूर्ण अध्याय के साथ वर्ग 7 के पुस्तक हमारी दुनिया में। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 का पूर्ण रूप से अध्ययन किया। आज 3 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। इसमें है आंतरिक बल, मतलब पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी शक्ति है जो हमेशा गतिशील है और वह अपने बल का प्रदर्शन हमेशा करता रहता है, जिसके फलस्वरूप हमें भूकंप का आना, ज्वालामुखी का निकलना, भूस्खलन होना, ये सब प्राकृतिक घटना देखने को मिलता है। और ये सब पृथ्वी के आंतरिक बल या शक्ति का नतीजा है। और जब ऐसी घटना घटती है तो पृथ्वी का कोई हिस्सा ऊंचा हो जाता है, तो कहीं जमीन नीचे चला जाता है, तो कहीं दरार बन जाता है। इसी से संबंधित हम लोग आज इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। हम लोग सबसे पहले पृथ्वी के बल के ही बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं। बच्चों, जो हमारा स्थल मंडल है ना, अनेकों प्लेटों में विभाजित है। अब पूछोगे प्लेट क्या होता है? प्लेट जो है अलग अलग आकार के छोटी एवं बड़ी लेकिन कठोर संरचना होती है, जिसको प्लेट कहते हैं। इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इस प्लेट को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। यह ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा गोल रूप से घूमता रहता है, तो उसकी गति के कारण ऊपर का जो ये प्लेट है ये भी धीरे धीरे गतिशील होता रहता है। और प्लेटों के गतिशील होने से द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाता है, तो कभी पास आ जाता है, तो कभी टकरा भी जाता है। और कभी प्लेटें एक दूसरे से घर्षण करता है, तो वहाँ से एक तरंग निकलती है और उस क्षेत्र में हलचल मच जाती है, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझने का कोशिश करते हैं। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में होती है, जिसको मैग्मा कहते हैं, जो सदैव गतिशील होता है। जहाँ कहीं भी प्लेटों के इधर उधर होने से पृथ्वी की परत कमजोर होती है, तो वो मैग्मा लावा के रूप में धरातल को फाड़ते हुए धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकलने लग जाता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। बच्चों, हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा करके अध्याय के शीर्षक आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग इस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शंभु शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को हिलते हुए पाया। अचानक मोबाइल की घंटी से उसकी तंद्रा टूट गई। फोन उसके मित्र का था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, पटना में भूकंप आया है, सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए हैं, तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा, टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला। उसमें खबर आ रही थी, बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घर से बाहर निकलें। शंभू भी माँ बहन को लेकर घर से बाहर निकला। बाहर भी कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उन्हें महसूस हुआ जैसे वे नाव पर सवार हों। इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन के अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों की भरमार थी। बाहर में भी जितना मुंह उतनी बातें। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर गए थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से सो भी नहीं पाए थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलवाया। भूवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक होता है जो पृथ्वी तथा पृथ्वी से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करता है। इसलिए प्रशासन ने भूवैज्ञानिक को बुलाया। उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया, भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है।
क्या बताया उन्होंने? भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, इसलिए भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहे। कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाशय आखिर भूकंप क्यों आते हैं? भूवैज्ञानिक महोदय ने बताया, देखिए हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो कुछ दूर जाती है तो कुछ साथ साथ रहती है, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं तो कई ऊपर आते हैं। ये घटनाएं यदि मानव बसाव वाले क्षेत्रों में होती है तो अत्यंत विनाशकारी होती है। घर हिलने लगती है, घर का सामान फर्श पर गिरने लगता है, मकान भी गिर जाता है, जीव जंतु दबकर भी मर जाते हैं, कहीं कहीं जमीन पर दरारें भी आ जाती है। और ये सब भूकंप की तीव्रता पर निर्भर करता है। जनवरी 1934 में दरभंगा बिहार में भूकंप आया था, जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 30 सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भी भूकंप के झटके आए थे। इस दिन भी बहुत नुकसान हुआ था। इस भूकंप में 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। 2021 में 26 जनवरी के दिन गुजरात के कच्छ एवं भुज में भूकंप के भयानक झटके आए थे, जो भी बहुत ही भयानक थी। इसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। भूवैज्ञानिकों ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। बच्चों, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापी जाती है और भूकंप मापने की इकाई रिएक्टर कहलाती है। जैसे कहीं भी भूकंप आता है तो हम लोग को सुनने को मिलता ही है। वहाँ की तीव्रता 6.8 रिएक्टर थी या 6.2 रिएक्टर थी और यह सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से पता किया जाता है। पत्रकार ने पूछा, महोदय क्या हम इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकते? भूवैज्ञानिक ने कहा, नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। पत्रकारों ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक ही तरह का होता है? भूवैज्ञानिक ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। भूप्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। बच्चों, उद्गम केंद्र को अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र को अंग्रेजी में एपिसेंटर कहा जाता है। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम होती जाती है। जैसे तुम लोग किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकते होंगे, जो दृश्य जल में कंपन के रूप में दिखता है, बिल्कुल वैसा ही तरंग पृथ्वी पर फैलता है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहां सर्वाधिक क्षति होती है। पत्रकारों ने पूछा, भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से दूर हट जाए। खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह उखड़कर आप पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना आदि होता है। अगले दिन अखबार में ये सारी बातें पढ़कर लोगों के मन का भय कुछ कम हुआ, परंतु शंभू के दिमाग में अभी कई प्रश्न उभर रहे थे कि और क्या क्या होता होगा। उसने अपने भूगोल शिक्षक से यह बात पूछी। शिक्षक ने बताया, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ, चट्टानें पिघली अवस्था में होती है, जिसे मैग्मा कहते हैं।
यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमज़ोर होती है वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकल आता है। बच्चों, यहाँ भारत का नक्शा बना है जिसमें दिखाया गया है भारत में भूकंपीय तीव्रता के संभावित क्षेत्र, और उसमें 4 भागों में बांटकर दर्शाया गया है। अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र, देखो ये काला वाला क्षेत्र अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। ये बर्फी के आकार का क्षेत्र अधिक जोखिम वाले क्षेत्र है। ये दोनों क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में आता है। ये लाइनिंग वाला मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र है जो गंगा सिंधु का क्षेत्र तथा कुछ तटीय क्षेत्र में दर्शाया गया है। और ये बिंदु बिंदु वाला क्षेत्र कम जोखिम वाले क्षेत्र है जो कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र तथा ज़्यादातर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दर्शाया हुआ है। बच्चों, इस चार्ट के द्वारा हम लोग पृथ्वी के बल को समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी के बल को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक बल और बाह्य बल। पहला है आंतरिक बल, इसको अंतर्जनित बल या इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। इंडो का मतलब अंतः और जेनिक का मतलब उत्पत्ति, मतलब ये बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती है। दूसरा है बाह्य बल, इसको बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। यहाँ एक्सो का मतलब बाह्य और जेनिक का मतलब उत्पत्ति, मतलब पृथ्वी का वह बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है। आंतरिक बल में दीर्घकालीन भूसंचलन और आकस्मिक भूसंचलन देखने को मिलता है। दीर्घकालीन भूसंचलन को पटल निरूपण बल भी कहते हैं। पटल निरूपण बल यह वैसा बल है जो धीमी गति से पृथ्वी की संरचना पर कार्य करती है। इसमें 2 तरह के बल देखने को मिलता है, एक है महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। यह बल बहुत ही लंबे समय पर देखने को मिलता है। जैसे हमारा हिमालय पर्वत पहले टेथिस सागर हुआ करता था, इसी बल के कारण आज विशाल हिमालय पर्वत बन गया। और यही नहीं, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब आते हैं आंतरिक बल के दूसरे प्रकार आकस्मिक भूसंचलन में। आकस्मिक का मतलब ही होता है अचानक से, मतलब यह बल आकस्मिक या अचानक गति उत्पन्न करती है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। ये सब अचानक से उत्पन्न होती है जो बहुत ही हानि पहुंचाती है। अब आते हैं पृथ्वी के दूसरे प्रकार के बल, बाह्य बल या एक्सोजेनिक फोर्स। इसमें अन्नाच्छादन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें अन्नाच्छादन होता है। अन्नाच्छादन में 2 तरह से कार्य होता है, एक है ऋतुक्षय और दूसरा अपर्दन। ऋतुक्षय या अपक्षय मतलब ऋतुओं में परिवर्तन के कारण तापमान अधिक और कम होने से या हवा के तेज बहाव या नदियों के तेज बहाव के कारण पहाड़ों और चट्टानें टूटती है। मतलब पहाड़ों का, पत्थरों का अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती है और पानी के बहाव से टूट टूट कर नदियों में चली जाती है। और फिर छोटे छोटे टुकड़े का अपर्दन होता है। अपर्दन का मतलब रगड़ाहट या घिसावट होता है, जिससे वह घिस घिस कर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर जमा होता जाता है और उससे एक नई भू आकृति का निर्माण होता है। चलो अब अगले पेज में चलते हैं। पृथ्वी के बलों का प्रभाव। पृथ्वी के बलों का प्रभाव तो बच्चों हम लोगों ने देख ही लिया कि कहीं जमीन भूकंप की वजह से धंस जाता है तो कहीं दरारें आ जाती है। प्लेटों के गति के कारण पर्वतों तथा महाद्वीपों का निर्माण हो जाता है, तो कहीं ज्वालामुखी निकलने लगता है, तो कहीं बाह्य बल के अपक्षय अपर्दन के कारण नई स्थलाकृति का निर्माण होता है। बच्चों, हम लोग पृथ्वी के बलों के प्रभाव से बनने वाली स्थलाकृति, पर्वत, पठार और मैदान का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले पर्वत का अध्ययन करते हैं। पर्वत। शिक्षक महोदय ने बताया कि आपने अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो।
और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो, संकुचित मतलब संकीर्ण मतलब पतला हो, कम हो, नीचे मोटाई ज़्यादा हो और ऊपर में पतला यानी त्रिभुज के आकार का। पर्वत वैसा ही होता है। यह पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। बच्चों, पर्वत उस उच्च भाग को कहेंगे जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो, मतलब समुद्र तल से 900 मीटर या 900 मीटर से ऊंचा भाग को पर्वत कहेंगे। और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो, मतलब इस आकार का हो, तो उसे पर्वत कहेंगे। पर्वत के अब चारों प्रकार पर प्रकाश डालते हैं। पहला है बलित पर्वत। दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपीड़न बल। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, मतलब संपीड़न बल को पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे बलित या मुर्दार पर्वत बनते हैं। बलित का दूसरा नाम मुर्दार पर्वत भी है। बच्चों, बलित पर्वत को फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। अंग्रेजी में उसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। इसको नवीन बलित पर्वत भी कह सकते हैं। इसको नवीन बलित पर्वत भी कह सकते हैं। देखो, स्थल मंडल की दो प्लेट, एक इधर दूसरा इधर। जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो यहां का भूभाग कुछ इस तरह का रूप ले लेता है, इस तरह का, और उससे बलित पर्वत या मुर्दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन का रूप ले लेता है। इसका उदाहरण है हिमालय जो भारत में है, रॉकी जो यूएसए में है। अब आते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत में। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग उठा रह जाता है तो उसे भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत। बच्चों, जब स्थल मंडल की किसी प्लेट में, देखो यह प्लेट में, माना यह प्लेट है, देखो दो जगह तनाव या खिंचाव के कारण दरार पड़ गया। अब दरार पड़ जाने के कारण दोनों तरफ के भाग नीचे चला गया, ये नीचे चला गया और बीच का भाग उठा रह गया, ये उठा हुआ भाग। तो जो उठा भाग रह गया उस पर्वत को अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहेंगे। इसका उदाहरण है यूरोप का ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत। अब आते हैं पर्वत के अगले प्रकार, संचयन पर्वत में। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पदार्थ का रूप ले लेते हैं इन्हें संचयन के पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। संचयन का मतलब होता है एकत्र या इकट्ठा करने की क्रिया। तो यहाँ लावा और अन्य पदार्थ के इकट्ठा होने से यह पर्वत का निर्माण होता है, तो इसका नाम पड़ा संचयन पर्वत। यहाँ देखो, जब मेंटल परत का पिघला तरल मैग्मा भूपर्पटी के प्लेट जहाँ भी कमजोर पड़ती है तो वह बाहर स्थल पर लावा बनकर निकलने लगती है, जो बाहर आकर ठोस रूप ले लेता है और इकट्ठा होते चला जाता है, जिससे वह पर्वत बन जाता है। तो वह पर्वत संचयन पर्वत कहलाता है। इसको ज्वालामुखी पर्वत या वोल्केनिक माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि वह ज्वालामुखी से निर्मित हुआ तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसका उदाहरण है जापान का फिजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो जो तंजानिया में है। ये सब ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब आते हैं पर्वत के अगले प्रकार, अवशिष्ट पर्वत में। अवशिष्ट पर्वत या रिसिड्यूल माउंटेन। अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। बच्चों, ये धरातल पर सबसे पुराना पर्वत होता है जो अपर्दन की शक्तियों द्वारा, मतलब पर्वत हवा के टकराव और पानी के बहाव के कारण टूटते चला जाता है। मतलब पृथ्वी के बल का बाह्य बल से यह पर्वत टूटते चला गया, इसका क्षरण होते चला गया
और बहुत ही लंबे काल के बाद इसका अवशिष्ट ही बचा रह जाता है, तब ये भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अरावली पर्वत है, जो मुख्यतः राजस्थान में है, जो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी इसी का उदाहरण है। अब आते हैं पठार में, प्लेटियो। शंभू ने पूछा, क्या ऊंचे नजर आने वाले स्थान पर्वत हैं? शिक्षक ने कहा, नहीं, धरातल में वैसी आकृति भी है जो समुद्र तल या सीमावर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। इसे ही पठार कहते हैं। बच्चों, जो समुद्र तल होता है उससे लगभग 300 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान, समतल स्थान या सपाट स्थान जो बिल्कुल खड़ी ढाल वाला होता है, वह सपाट स्थान पठार होता है, जो बड़े क्षेत्र में फैला होता है। इसमें चोटी नहीं होता है, इसमें ऊपर का जो भाग होता है वो संकीर्ण नहीं होता है, बल्कि वह समतल स्थान जैसा होता है, वही पठार कहलाता है। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके भी कई प्रकार हैं। पठार के भी कई प्रकार हैं। महाद्वीपीय पठार या सिल्ड पठार, वायुड़ निक्षेप पठार, हिमनदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत के पठार को पामीर का पठार भी कहा जाता है। अब आते हैं मैदान में। इसको अंग्रेजी में प्लेन कहते हैं। शिक्षक ने शंभू से पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा क्षेत्र नजर आता है जहां आमतौर पर सामान्य ढाल या प्राय समतल भूमि हो? शंभू ने सोचते हुए जवाब दिया, महाशय, है अपना बिहार। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, हाँ, यहाँ गंगा का मैदान है। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक, और उन्होंने मुस्कुराते हुए शंभू की पीठ थपथपा दी। बच्चों, तुम लोग मैदान के बारे में समझ ही गए होंगे कि सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं, और जो प्रायः एक ही मिट्टी से बने होते हैं। जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, तो समुद्र तल का बढ़ना स्वाभाविक है, जिसके कारण कुछ द्वीप जैसे लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि पर जल स्तर बढ़ने से खतरा मंडरा रहा है। बच्चों, ये अध्याय यहीं पे समाप्त होती है। बच्चों, उम्मीद करते हैं इस अध्याय को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। आप लोग मन लगाकर पढ़ें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।